आज मैं वो सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ जो रिसेंट ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन सिस्टम एंड द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो एकदम स्टैंडर्ड सिस्टम होता है या स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर होता है, वो होता है IUPAC। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मेसी इंडिया प्लस। अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को। आज मैं वो सारे क्वेश्चंस लेकर आई हूं जो रिसेंट ईयर्स में कई बार रिपीट हो चुके हैं। अब ये जो क्वेश्चंस हैं इनके दोबारा रिपीट होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से आते हैं। तो जैसे आपकी तैयारी चल रही है एकदम बढ़िया से तैयारी करते रहो, लेकिन साथ में इन क्वेश्चंस को जो मैं आज लेकर आऊंगी प्लीज कर लेना, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन का एज इट इज रिपीटेशन आपकी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल पॉसिबल है। और अगर सेम क्वेश्चन रिपीट आ गया ना तो आपके मजे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लॉन्ग शॉर्ट वेरी शॉर्ट हर तरीके के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। साथ में आपको हैंड रिटन सोल्यूशन भी मिलेगा। तो अगर आपको हैंड रिटन सोल्यूशन चाहिए उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आप लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको ये हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बेटा, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस करेंगे जो एज इट इज आपके एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारी कहां से गिवन है, मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कॉमन सिस्टम एंड द IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कहां से क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन हमारे पास यूनिट 1 से आया है। यूनिट 1 से क्वेश्चन आया है, और ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमेशा लॉन्ग में आता है। यूनिट 1 का लॉन्ग में क्वेश्चन आया है। यूनिट 1 क्या होती है, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, उसका लॉन्ग में क्वेश्चन दे दिया हमसे। देखो होता क्या है मैम, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं यानी जब भी हम किसी भी कंपाउंड का नाम रखते हैं तो वो 2 सिस्टम से होता है। कौन कौन से सिस्टम मैम, पहला तो हमारे पास हो जाएगा कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम। अब ये जो कॉमन या ट्रिवियल सिस्टम होते हैं बेटा, ये ऐसे सिस्टम्स होते हैं जो क्लासिकल टाइम्स पे यूज किए जाते थे, यानी क्लासिकल सिस्टम्स होते हैं। पुराने टाइम पे हम लोग क्या करते थे, हम देखते थे कि कोई एलिमेंट मिला है तो वो कहाँ से मिला है, किस जगह से मिला है, किसने उसकी खोज करी है, या कहां से हमें वो मिला है। इसके नाम पे हम क्या कर देते थे मैम, हम नाम रख देते थे। जैसे कि मीथेनॉल, मीथेनॉल का नाम हम क्या रख देते मैम, वुड स्पिरिट रख देते थे, क्योंकि ये वुड्स के डिस्टिलेशन से ऑब्जर्व होता था। तो इस तरीके के नामों को हम कॉमन नेम बोलते हैं। लेकिन जो एकदम स्टैंडर्ड सिस्टम होता है या स्टैंडर्ड नॉमेनक्लेचर होता है वो होता है IUPAC, यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ये जो IUPAC सिस्टम होता है वो एकदम स्टैंडर्ड सिस्टम होता है। अब क्योंकि इंटरनेशनल सिस्टम है तो चाहे आप इंडिया में जाओ या आउट ऑफ इंडिया, UK, US कहीं भी जाओ, किसी एलिमेंट का, मान लो किसी कंपाउंड का जो इंडिया में नाम है, सेम वही नाम इंटरनेशनल भी होगा आपका, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल सिस्टम पे बेस्ड है। और इस सिस्टम को स्टैंडर्ड सिस्टम भी बोला जाता है। This system is also called as a standard system। अच्छा, अब हमारे पास अगर हम कॉमन और ट्रिवियल सिस्टम की बात करें तो क्या होता है मैम, ये ओल्डर सिस्टम्स होते हैं कंपाउंड्स को नाम देने के, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग के ओल्डर या क्लासिकल सिस्टम्स होते हैं। ये नेम्स आर डिराइव्ड फ्रॉम सोर्स, डिस्कवरर और स्पेशल प्रॉपर्टीज, यानी किस पे बेस पे हम नाम रखते हैं, हमारा डिस्कवरी किसके थ्रू हुई है, किसने डिस्कवरी की, क्या क्या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज स्पेशल हैं, और किसके सोर्स से हमें वो ऑब्टेन हुआ, इसके थ्रू हम उसका नाम रख देते थे। एंड देयर आर नो फिक्स्ड रूल्स, बेसिकली मेमोराइजेशन बेस्ड था। यहाँ पर कोई रूल्स नहीं था, हमें सिर्फ याद करना होता था कि भाई मीथेनॉल को हम मीथेनॉल क्यों कह रहे हैं, फॉर्मिक एसिड को हम फॉर्मिक एसिड क्यों कह रहे हैं, पूरा मेमोरी बेस्ड था, सब हमें याद करना पड़ता था। कोई भी रूल्स रेगुलेशंस नहीं थे यहाँ पे। उसके अलावा इट वाज यूज्ड मेनली फॉर सिंपल और वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। किसके लिए यूज करते हैं मैम, जो सिंपल और फिर वेल नोन होते हैं, हम उन्हीं का नाम याद रख सकते हैं, हम ऐसे का नाम तो याद नहीं रख सकते। डन। उसके अलावा एग्जांपल्स देखिए, जैसे कि मैम फॉर्मिक एसिड है, अच्छा है, वेल नोन है, हमें नाम याद है। एसिटिक एसिड, वुड एल्कोहल जो हमें कहां से मिला था, वुड्स के डिस्टिलेशन से मिला था। इथाइल एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, ये सारे के सारे आपके कॉमन नेम्स हो जाएंगे। उसके अलावा IUPAC सिस्टम में क्या होता है, जो IUPAC सिस्टम होता है वो बेटा स्टैंडर्ड नेमिंग ऑफ
कंपाउंड होता है। यहाँ पर हम स्टैंडर्ड तरीके से अपने कंपाउंड्स की नेमिंग करते हैं जो कि कुछ रूल्स पर बेस्ड होता है। अब रूल्स हम आगे देखेंगे। सबसे पहले देखिए, इसके नेमिंग में सबसे पहले तो बेटा आपको रखना होता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स के बाद क्या रखोगे? प्रीफिक्स के बाद रखेंगे वर्ड रूट। और इंपॉर्टेंट चीज ये है, वर्ड रूट में क्या आता है मैम? वर्ड रूट में जनरली हम अपनी पेरेंट चेन के बारे में लिखते हैं, यानी जो हमारी पेरेंट चेन बनी है वो कितने कार्बन की चेन है, मेथ है, एथ है, प्रोप है, ब्यूट है, क्या है, तो वो वर्ड रूट में आएगा। उसके बाद सफिक्स रखते हैं। सफिक्स में भी पहले हम क्या रखेंगे? प्राइमरी सफिक्स, फिर क्या रखेंगे? फिर हम रखने वाले हैं सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है, अब क्या क्या नेम होते हैं, बेसिकली क्या क्या स्टेप्स होते हैं नेम के, देखिएगा बच्चा। सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ता है? लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को आइडेंटिफाई करना होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं मैम? जिसे हम बोलते हैं पेरेंट चेन। जैसे कि बेटा अगर हमारे पास में एक कार्बन होता है तो वो हो जाएगी मिथ, अगर दो कार्बन होगा तो हम क्या रखेंगे? इथ, तीन कार्बन अगर होते हैं तो हम रखेंगे प्रोप, इसी तरीके से चार कार्बन होंगे तो ब्यूट, पांच कार्बन होंगे तो पेंट एंड सो ऑन, ये चलता चला जाएगा। उसके बाद नंबरिंग कहां से करेंगे मैम? हमेशा हमें मेक श्योर रखना है कि जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स आएंगे या जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स आएंगे, जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स आ जाते हैं या फंक्शनल ग्रुप आ जाते हैं, उनकी नंबरिंग कैसे करनी है? लोएस्ट नंबरिंग हमें उनकी करनी है। जितने भी सब्स्टिट्यूएंट्स या फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे उनकी हमें लोएस्ट नंबरिंग करनी है। देन आइडेंटिफाई एंड नेम सब्स्टिट्यूएंट्स, हम देख लेंगे कि क्या हमारे पास नाम है उनके, सब्स्टिट्यूएंट्स को उनके नामों से रख देंगे। एंड देन नेम द फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप में आपने पढ़ा होगा अगर हमारे पास एल्कोहल आ जाता है तो उसका नाम किससे एंड होगा मैम? ऑल से एंड होगा। अगर एल्डिहाइड आ जाता है तो नाम अल से एंड होगा, अगर कीटोन आ जाता है तो नाम ओन से एंड होगा, एंड अगर कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाता है तो नाम ओइक एसिड से एंड होगा। जब हम फंक्शनल ग्रुप का आइसोमेरिज्म का रूल पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप के नॉमेनक्लेचर के रूल में आपको बताया जाता है कि एल्कोहल एंड होगा ऑल से, एल्डिहाइड एंड होगा अल से, कीटोन एंड होगा ओन से, एंड सो ऑन। उसके अलावा हम प्रॉपर ऑर्डर में अपने पार्ट्स को कंबाइन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम स्पेसिफिक वे में एक बार रूल्स देख लेते हैं, समझो। सबसे पहले हमें पेरेंट चेन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में हमें नंबरिंग कहां से स्टार्ट करनी है मैम? नंबरिंग आप वहां से स्टार्ट करिए जहां से नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कैसे होंगे? वेयर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स इज ग्रेटर। उसके अलावा इफ द पेरेंट चेन हैज टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स एट इक्विवेलेंट पोजीशन, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये रहा CH3, CH2, CH2, CH3। अब यहाँ पर मान लो कोई OH ग्रुप लगा है, अब ये देखो यहाँ से 1 2 3, ये थर्ड पोजीशन पे, अगर यहाँ से नेमिंग करेंगे तो भी ये थर्ड पोजीशन पे, तो बेसिकली ये तो थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है। मतलब अगर कोई ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जो दोनों साइड से इक्विवेलेंट पोजीशन पे आ रहा हो तो हम क्या करेंगे? हम प्रायोरिटी अल्फाबेटिकली करने वाले हैं, हम अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी देंगे। जैसे कि अगर थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है मिथ, थर्ड पोजीशन पे ही आ रहा है इथ, मान लो हमारे पास ये थर्ड कार्बन है, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। मान लीजिए बेटा ये हमारे पास थर्ड कार्बन है, इस थर्ड कार्बन पे हमारे पास आ रहा है मिथ, है ना। अब हमारे पास एक और थर्ड कार्बन है, मान लो यहाँ से अगर हम नंबरिंग करना शुरू करें तो हमारे पास इधर आ रहा है C2H5 यानी इथ। हम पहले प्रायोरिटी मिथ को करेंगे कि पहली प्रायोरिटी इथ को देंगे? ध्यान रखिएगा, अगर इस तरीके की कोई भी सिचुएशन आ जाएगी कि सेम पोजीशन पे हमें दो ग्रुप्स मिल रहे हैं तो हम अल्फाबेटिकली प्रायोरिटी सेट करेंगे, यानी जो ABCD में पहले आता है हम पहले उसका नाम देंगे, यानी सबसे पहले हम इथाइल यानी इथ का नाम देंगे, बाद में मिथ का नाम देंगे, राइट। अल्फाबेटिकली हमें चलना है। उसके अलावा द नंबर ऑफ पोजीशंस इज रिटन बाय यूजिंग कॉमास and the appropriate prefix such as di, tri, etc. If substituent carries a branch chain, अगर किसी substituent के पास कोई branch chain आ रही होगी then हम naming कैसे करेंगे? Then the naming of substituent is done separately और जिसको हम further एक bracket में लिख लेंगे। तो ये कुछ rules हैं, ये basic rules हैं, ये सारे आपको याद रखने चाहिए, है ना। ये सारे आप लिख कर आएंगे, जब जब आपसे नॉमेनक्लेचर वाला ऐसा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सारे के सारे रूल्स आपको बेटा मेंशन करके आना पड़ेगा। ओके ये देखो 2023 में पूछा हुआ सवाल है आपसे, राइट इन डिटेल अबाउट द स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, एक्सप्लेन पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो देखो बेटा
हमने आइसोमेरिज्म में क्या पढ़ा है मैम, आइसोमेरिज्म आपकी दो टाइप की होती है, उसमें भी पूछा क्या है हमसे स्ट्रक्चरल पूछा है। तो पहले क्या करोगे, पूरा देखो, अगर ये सवाल लॉन्ग में आता तो तुम्हें एक एक चीज क्लासिफाई करनी पड़ेगी, तुम्हें बताना होगा स्ट्रक्चरल क्या होता है, स्टीरियो क्या होता है, स्ट्रक्चरल के कितने टाइप होते हैं, स्टीरियो के कितने टाइप होते हैं, और उन हर टाइप को तुम्हें बताना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अगर ये शॉर्ट में पूछा गया होगा तो जितना पूछा है हम उतना बता के आएंगे। जैसे अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पूछा है, इसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात, जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म भी बोलेंगे। क्या रेफर करती है मैम, इट रेफर्स टू द फिनोमिनन वेयर कंपाउंड्स हैव द सेम मोलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द कनेक्टिविटी ऑफ द एटम, यानी मोलिकुलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम रहने वाला है बट एटम की कनेक्टिविटी डिफरेंट होने वाली है, इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म बोलेंगे। अब स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म फर्दर कई टाइप की होती है, जैसे चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मेटामर्स, टाउटोमर्स, रिंग चेन आइसोमर्स, ये डिफरेंट टाइप के हमारे पास क्या होते हैं मैम, डिफरेंट टाइप के हमारे पास आइसोमेरिज्म पाई जाती है। अब हमें एक्सप्लेन क्या करना है, पोजीशन को और फंक्शनल को आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करना है। तो समझो, पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब क्या, ध्यान दीजिएगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन विच कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो बेटा हर जगह सेम रहेगा, लेकिन उनके एटम्स की पोजीशन यहां अलग रहने वाली है। पोजीशनल आइसोमेरिज्म में कंपाउंड्स आर हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड द सेम कार्बन स्केलेटन, कार्बन का स्केलेटन भी सेम रहेगा बट डिफर इन द पोजीशन ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप। जो भी फंक्शनल ग्रुप होगा बेटा उसकी पोजीशन अलग हो जाने वाली है। इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोलते हैं हम पोजीशनल आइसोमेरिज्म। जैसे ये ब्यूटेनॉल के आइसोमेरिज्म हमें दे रखे हैं, लेट अस सपोज हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल रहा है मैम, ये तो हमें मिल रहा है ब्यूटेन 1ऑल, यानी देखिए मैम फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा ग्रुप लगा है मैम, फर्स्ट पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है। सिमिलरली मैं इसको कुछ और तरीके से बनाऊं, अगर मैं इसको कुछ और तरीके से बनाऊं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर मैंने सेकेंड पोजीशन पे लगा दिया, जैसे कि हमारे पास है CH3 CH2 CH CH3 OH, जरा काउंट करना, C4 कार्बन तो 4 है, ऑक्सीजन 1 है, हाइड्रोजन काउंट करेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10, करेक्ट। यहाँ पर भी देखो दोनों स्ट्रक्चर्स में क्या है मैम, दोनों स्ट्रक्चर में मोलिकुलर फॉर्मूला तो हमारे पास सेम है, लेकिन OH की पोजीशन गलत हो गई। इधर पोजीशन नंबर 1 है, इधर हमारे पास पोजीशन नंबर कौन सी आ गई मैम, पोजीशन नंबर आ गई 2। ये क्या हो गया मैम, ये हो गया ब्यूटेन 1ऑल, ये क्या हो गया ब्यूटेन 2ऑल, यानी हमारे पास कार्बन का स्केलेटन सेम है, लेकिन हमने क्या कर दिया मैम, हमने OH की पोजीशन को चेंज कर दिया, यानी किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर दिया। तो अगर हम किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा मैम, ये हमारे पास हो जाएगा पोजीशन आइसोमर, जब हम पोजीशन चेंज करते हैं। फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या होता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म इज अ टाइप ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वेयर कंपाउंड्स आर हैविंग द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला, पता है हमें ये चीज, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स ही डिफरेंट हो जाते हैं, अगर पोजीशन की बात करते हैं तो वहां तो पोजीशन ही चेंज होती है, लेकिन अगर हम बात करते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म की तो बेटा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाते हैं। जैसे समझ लो, जैसे हमारे पास इनका दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला बेटा सेम है, डन, जैसे कि एक कार्बन दो कार्बन, इधर भी एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे एक ऑक्सीजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन काउंट करें 3 4 5 और 6, इधर भी 3 4 5 6, मोलिकुलर फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, दोनों जगह मोलिकुलर फॉर्मूला आपका क्या है, सेम है, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है। यहाँ कौन सा फंक्शनल ग्रुप दे रखा है मैम, यहाँ तो ऑल ग्रुप दे रखा है, यानी अल्कोहल दे रखा है, जबकि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है मैम, ये ईथर आ गया। तो यहाँ पर क्या हो गया मैम, इन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है बट यहाँ फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल, यहाँ फंक्शनल ग्रुप है ईथर। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम बेटा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, डन। इसको बोला जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म या फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। कभी भी एक्सप्लेन करना है एग्जाम में बेटा तो एग्जाम्पल लिखना मत भूलना, मस्ट ध्यान रखना है आपको, यू मस्ट हैव इन माइंड कि आप एग्जाम्पल जरूर लिख कर आओ, क्योंकि अगर एग्जाम्पल नहीं लिखोगे तो आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे। एग्जाम्पल लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है।
ओके जी, अभी अभी पूछा गया सवाल है हमसे, एक्सप्लेन काइनेटिक्स एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड स्टीरियोकेमिस्ट्री रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन रिगार्डिंग SN1 एंड SN2। अब देखो, ये मैंने आपको एक और प्रीवियस वीडियो में कराया था जहां पर मैंने पूरा 2025 का पेपर सॉल्व किया है, आप वहां पे भी इस क्वेश्चन को देख सकते हो। क्या करवाया था, हमें SN1 और SN2 के बारे में सब कुछ जानना है। तो देखो बेटा, SN1 क्या होता है, SN1 ना मैम एक 2 स्टेप रिएक्शन होता है, 2 स्टेप रिएक्शन है, इसी वजह से हम क्या बोल सकते हैं मैम, हम बोल सकते हैं कि दो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट भी बन रही होंगी और यहाँ पर इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का भी फॉर्मेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बनता है मैम, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकेटाइन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है मैम, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। उसके अलावा यहाँ पर क्या होता है मैम, रेट डिपेंड्स ओनली ऑन इलेक्ट्रोफाइल। बेसिकली किस पे डिपेंड करता है मैम, रेट यहाँ पर केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल पर ही डिपेंड करता है। समझिए, इसका जो रेट होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, Rx, यानी किस पे डिपेंड करेगा मैम, केवल इलेक्ट्रोफाइल पर ही डिपेंड करता है। दैट इज वाई कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करता है मैम, ये फर्स्ट ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसी वजह से ये क्या हो जाएगा मैम, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। कौन से काइनेटिक्स को फॉलो करता है मैम, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। जबकि SN2 मैम, SN2 सिंगल स्टेप रिएक्शन है। क्योंकि सिंगल स्टेप रिएक्शन है इसी वजह से सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन यहाँ नहीं होता। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यहाँ किसी भी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। अच्छा, रेट किस पे डिपेंड करता है मैम, यहाँ जो रेट है वो हमारे पास डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल, रेट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। दैट इज वाई ये कौन से ऑर्डर को फॉलो करती है मैम, दैट इज वाई ये सेकेंड ऑर्डर के काइनेटिक्स को फॉलो करती है। यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, इसमें जो रेट होता है बेटा वो किस पे डिपेंड करता है मैम, इलेक्ट्रोफाइल पर भी डिपेंड करता है एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करता है। दैट इज वाई SN2 क्या हो गई, SN2 फॉलो करती है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को। किसको फॉलो करेगी, SN2 विल फॉलो द सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, these are the very very important terms। उसके अलावा better leaving group faster will be the reaction, ये तो हमें पता ही है चीज। जितना ज्यादा better leaving group होगा, जैसे सबसे ज्यादा I-, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F-, तो हमेशा याद रखिएगा जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट SN1 होगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज, SN1 SN2 दोनों में ये वाला पॉइंट कॉमन रहता है, जितना बेटर लीविंग ग्रुप उतनी फास्ट रिएक्शन। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्या हो जाता है यहाँ पे मैम, रेसिमाइजेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या आ जाता है मैम, हमारे पास बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको रेसिमिक मिक्सचर ऑब्टेन होगा। जबकि अगर आप SN2 की बात करोगे तो SN2 में भी सेम चीज है, जितना बेटर लिविंग ग्रुप उतनी फास्टर रिएक्शन। जैसे सबसे ज्यादा I- के लिए, फिर Br-, फिर Cl-, फिर F- एंड कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ क्या हो जाता है मैम, यहाँ पर कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। इसी इन्वर्जन को बेटा हम और क्या बोलते हैं, इसी इन्वर्जन को बेटा वॉल्डन इन्वर्जन भी बोला जाता है। This inversion is itself called as a Walden inversion। इसी इन्वर्जन को हम क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपके सेमेस्टर में भी सवाल बनता है। कल को अगर आप GPAT की तैयारी करोगे, आप नाइपर की तैयारी करोगे, किसी की भी तैयारी करोगे, यहां से सवाल बनता है, बहुत ज्यादा सवाल बनता है कि SN2 में क्या होता है मैम, कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। यानी यहाँ पे क्या मिल जाएगा मैम, यहाँ वॉल्डन इन्वर्जन हो जाता है, जबकि SN1 में इन्वर्जन ना होके रिटेंशन रहता है। उसके अलावा मैकेनिज्म की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ये मैकेनिज्म किसकी है, ये आपकी SN1 की मैकेनिज्म है। क्या मैकेनिज्म होगी मैम, जो SN1 होता है वो 2 स्टेप फॉलो करता है, 2 स्टेप में जाता है। तो सबसे पहले तो मैम यहाँ पर कार्बन है, ये Br है, ये सबसे पहले ये Br यहाँ से लीव करेगा। जैसे ही लीव करेगा हमें क्या मिलेगा, हमें कार्बोकेटाइन मिलेगा। अब सेकेंड स्टेप में कार्बोकेटाइन, जिसके पास कौन अटैक करेगा मैम, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर अटैक करेगा। और फाइनली हमारे पास कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट बनाकर चला जाएगा। डन, ये किसकी मैकेनिज्म हो गई मैम, SN1 की। सिमिलरली अगर हम SN2 की बात करेंगे, अगर हम SN2 के मैकेनिज्म की बात करेंगे तो क्या होता है मैम, जो SN2 की मैकेनिज्म है वो केवल एक ही स्टेप को फॉलो करेगी। एक ही स्टेप में यहाँ पर चीजें हो जाएंगी। जैसे एक ही स्टेप में ये पीछे से आकर अटैक करेगा, ये Br यहाँ से लीव हो जाएगा, क्या मिल जाएगा, CH3 CH2, इस Br की जगह OH आ गया।
Br माइनस बाहर निकल गया, यहाँ पर क्या हो गई मैम, सिंगल स्टेप में रिएक्शन प्रोसीड हो गई। क्या बोलते हैं इसको मैम, this is called as a SN2 reaction. What is this मैम, this is SN2 reaction। चलिए आगे मूव ऑन करें। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज मार्कोनिकॉव्स एंड एंटी मार्कोनिकॉव्स रिएक्शन। ये कहाँ पूछा जाता है मैम, यूनिट 2 का क्वेश्चन है ये। अच्छा एक और चीज बता देती हूँ, यूनिट 2 बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि यूनिट 2 से बहुत सारे सवाल आते हैं। यूनिट 2 से तुम्हारी डील सेल्डर रिएक्शन, बेसिकली तुम्हारे पास साइक्लो एडिशन रिएक्शन, यूनिट 2 से और क्या क्या पॉसिबल है, ओजोनोलिसिस पॉसिबल है, एलिमिनेशन रिएक्शंस, एंटी मार्कोनी, मार्कोनी, बहुत सारी चीजें यूनिट 2 से आ सकती हैं। तो यूनिट 2 एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। मार्कोनी-गॉब्स रूल क्या होता है समझो। व्हेन एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, जैसे कि H और X हमने लिया, कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट लिया, adds to an unsymmetrical alkene, अगर ये किसी अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे ऐड हो रहा है तो समझो हाइड्रोजन अटैचेस टू द कार्बन विद मोर हाइड्रोजन। हाइड्रोजन उस कार्बन पे अटैच होगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, एंड हैलोजन कहां जाएगा मैम, उधर जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन एटम्स होंगे। जैसे कि इसकी मैकेनिज्म क्या होती है मैम, सबसे पहले तो हम प्रोटोनेशन ऑफ एल्कीन देखते हैं, यानी एल्कीन का प्रोटोनेशन करवा देते हैं। तो देखो मैम ये है एल्कीन, अब एल्कीन में जैसे ही प्रोटॉन जाएगा, हमारे पास प्रोटॉन कहाँ जाएगा मैम, इस वाले कार्बन पर प्रोटॉन आ चुका है। ये एल्कीन हमारे पास ब्रेक हुई, इस वाले कार्बन पे प्रोटॉन आया, हम बेसिकली क्या कह देंगे, मोर स्टेबल 2 डिग्री कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, स्टेबल कार्बोकैटायन बना। और फिर ये जो कार्बोकैटायन बना है, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाया जाएगा। ये जो कार्बोकैटायन बना है, इस पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया जाएगा। तो देखो यहाँ वाले पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो गया, और ये हमें फाइनली प्रोडक्ट रिसीव हो गया। डन। अब एंटी मार्कोनिकॉफ भी देख लो क्या था। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन बेटा हमेशा पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, इसमें पर ऑक्साइड इफेक्ट भी लगता है। ठीक है जी, पर ऑक्साइड यानी कि H2O2 या कोई सा भी पर ऑक्साइड की आप प्रेजेंस ले सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, HBr adds to alkene, ये रिएक्शन में HBr लिया जाता है, HCl या HI नहीं लेते, हम HBr लेते हैं। तो HBr adds to alkene in such a way that hydrogen attaches to the carbon with fewer hydrogens and Br goes to the carbon with more hydrogens। तो ये हमारे पास कौन सा रूल होगा मैम, ये एंटी मार्कोनिकॉफ को फॉलो करता है। और दूसरी चीज, वर्क्स ओनली विद HBr नॉट विद HCl और HI, जैसा मैंने अभी अभी आपको बताया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपका, ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ होता है केवल HBr के साथ काम करेगा, HI या फिर HCl के साथ काम नहीं करता। ठीक है, और ये पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में होती है, जिसे पर ऑक्साइड इफेक्ट भी बोला जाता है। जैसे अगर इसकी मैकेनिज्म देखोगे तो सबसे पहले क्या होता है मैम, इसकी मैकेनिज्म में 2 स्टेप होते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप हमारे पास होता है इनिशिएशन। और इनिशिएशन में क्या होगा मैम, इनिशिएशन में रेडिकल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इनिशिएशन में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। कैसे होता है, देखो हमारे पास ROOR है, डन, ये बॉन्ड टूटा, ये बॉन्ड टूटा, जैसे ही टूटा हमें क्या मिला, हमें मैम 2 OR रेडिकल मिले। अब ये जो बेटा OR रेडिकल थे किसके साथ रिएक्शन करेंगे मैम, HBr के साथ इनका रिएक्शन कराएंगे। जैसे ही HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और एल्कोहल हमारे पास बन जाएगा। क्या बन जाएगा मैम, यहाँ पर हमारे पास एल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा और Br रेडिकल जो है वो बाहर निकल जाएगा। ये तो हो गया पहले स्टेप इनिशिएशन में। इनिशिएशन के बाद बेटा हमारे पास क्या होता है मैम, प्रोपेगेशन होता है। प्रोपेगेशन में यही Br रेडिकल दोबारा आएगा, जो कि किसके साथ रिएक्शन करेगा मैम, एल्कीन के साथ में ये रिएक्शन करेगा, और क्या बनाएगा मैम, CH3CH, ये एल्कीन जो है वो ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही एल्कीन हमारे पास ब्रेक होगी, हमें क्या मिलेगा मैम, CH पे एक रेडिकल मिलेगा, CH2 पे एक रेडिकल मिलेगा, और उस CH2 के रेडिकल के साथ Br का रेडिकल रिएक्शन करके मोर स्टेबल रेडिकल का फॉर्मेशन कर देगा। उसके बाद मैम ये जो मोर स्टेबल रेडिकल है वो अगेन HBr के साथ रिएक्शन करेगा, और हमें क्या मिलेगा मैम, ये CH और ये HBr है। तो बेसिकली H और Br, अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करूं तो हमें H रेडिकल और Br रेडिकल मिला। अब ये H रेडिकल बेसिकली इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, जो कि किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में, और बाहर क्या निकल जाएगा मैम, ये Br रेडिकल हमारे पास बाहर निकल। देन लास्ट प्रोसेस में हम क्या करेंगे, एलिमिनेशन करा देंगे। एलिमिनेशन के बाद हमें हमारा मेजर प्रोडक्ट जो है वो रिसीव हो जाएगा। अगर ये लॉन्ग में आता है तो इस तरीके से पूरी मैकेनिज्म बेटा आप लिख कर आएंगे, है ना, कंप्लीट मैकेनिज्म वहां शो करना। और इसके नोट्स कहां से मिलेंगे, ज्वाइन करिएगा व्हाट्सएप या टेलीग्राम चैनल, वहां पे आपको प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। उसके बाद
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, डिस्कस द sp2 हाइब्रिडाइजेशन रिएक्शन ऑन एल्कीन्स। बेसिकली जो हमारा एल्कीन होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना है, समझिएगा एल्कीन कैसा सा होता है। मैम ये देखिए हमारे पास ये एक प्रकार का एल्कीन है, क्या है मैम, ये एक प्रकार का एल्कीन है जिसमें हमें हाइब्रिडाइजेशन डिस्कस करना है, समझिएगा बेटा। मान लो कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर तो हमें पता है कि 6 होता है, राइट। अब यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p2, है ना, ये हो गया डन। अब चलो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन भर देते हैं, 2p में क्या भरेंगे मैम, 2p में भी आप 2 इलेक्ट्रॉन भर दो। ये किसका था मैम, ये ग्राउंड स्टेट का था। अगर यही कॉन्फ़िगरेशन बेटा मैं एक्साइटेड स्टेट पे लिखूं तो क्या होगा मैम, एक्साइटेड स्टेट पे जो ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर में है ना, वो इस खाली जगह में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा मैम, इलेक्ट्रॉन उठ के इस खाली जगह में चला जाएगा। तो देखो क्या हुआ बेटा, 1s तो एज इट इज रहा, कोई डिफरेंस नहीं आया, 1s एज इट इज रहा। 2s में क्या हो गया मैम, 2s में से एक इलेक्ट्रॉन बेसिकली निकल गया। कहाँ गया निकल के मैम, 2s में से निकल के बेसिकली वो यहाँ पर जो है वो चला गया। ये कौन सी स्टेट आई है इसकी मैम, ये आई है इसकी, ये आई है इसकी एक्साइटेड स्टेट। थोड़ा सा हैंग कर गया ये, कौन सी स्टेट आई है मैम, ये हमारे पास एक्साइटेड स्टेट आ गई है। अब देखो बेटा ध्यान से क्या होगा मैम, अगर हम एल्कीन की बारे में बात कर रहे हैं, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एल्कीन, हम यहाँ पर इतने पार्ट्स को कंसिडर करते हैं। अब यहाँ पर कितनी खाली जगह है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की मैम, 1 2 3, 3 जगह है हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने की 3 जगह होती है तो बेटा उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है मैम, sp2 होता है। यानी एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन इस हिसाब से कितना हो गया मैम, sp2 हो गया। इसके अलावा एक शॉर्ट मेथड भी होता है, हम क्या निकाल सकते हैं मैम, हम स्टेरिक नंबर निकाल सकते हैं। स्टेरिक नंबर कैसे निकालेंगे, हमें स्ट्रक्चर पता है, हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। स्टेरिक नंबर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है भाई, क्या यहाँ पर आपको कोई भी लोन पेयर दिख रहा है मैम, नहीं दिख रहा। क्या सिग्मा बॉन्ड दिख रहा है, हाँ जी दिख रहा है। कितने सिग्मा बॉन्ड है इस कार्बन पे मैम, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। और बेटा 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, यानी स्टेरिक नंबर कितना हुआ मैम 3, यानी हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया मैम। सेम इस कार्बन में भी वही है, देखो इस कार्बन में भी एक वही चीज यूज करी है हमने। यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा का मतलब इस कार्बन पे क्या है मैम, ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। चाहो तो इस मेथड से समझ लो, चाहो तो इस मेथड से समझ लो। हमारे पास एल्कीन का कार्बन कैसा आएगा मैम, जो एल्कीन का कार्बन होता है वो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp2 आता है क्योंकि 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल से मिलकर वो बना है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो गया। आप पूरा लिखेंगे और साथ में ये एक्सप्लेन करके भी आएंगे। ओके, व्हाट इज ओजोनोलिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी यूनिट 2 में है। ओजोनोलिसिस में क्या होता है मैम, एल्कीन है, एल्कीन का बॉन्ड बीच में से ब्रेक कर दो और दोनों तरफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दो, हमें कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ओजोनोलिसिस। समझो, ओजोनोलिसिस ऑफ एल्कीन इज अ केमिकल रिएक्शन जहां पर एल्कीन रिएक्ट करती है ओजोन के साथ। किसके साथ में, ओजोन के साथ में, टू फॉर्म कार्बोनिल कंपाउंड्स। जैसे कि मैम एल्डिहाइड भी मिल सकता है, कीटोन भी मिल सकता है, ऐसा समझो कार्बोनिल कंपाउंड्स मिलते हैं। कैसे मिलता है मैम, देखिए जैसे कि यहाँ पर एल्कीन है, ट्रिक समझिएगा, हमने इस बॉन्ड को क्या किया, ब्रेक किया, बॉन्ड को ब्रेक करा, बीच में ऑक्सीजन ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो क्या मिल जाएंगे हमें मैम, कार्बोनिल कंपाउंड्स मिल जाएंगे। अब एल्डिहाइड मिलेगा कि कीटोन मिलेगा वो तो डिपेंड करता है कि एल्कीन के साथ क्या क्या जुड़ा होगा। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा मैम, ओजोनोलिसिस हो जाएगा यहाँ पर एल्कीन का। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास है 2024 में पूछा हुआ सवाल है और 2025 में भी ऐसा एक सवाल आया था, आउटलाइन डील-सेल्डर रिएक्शन ऑफ कॉन्जुगेटेड डाइईन्स। भाई डील-सेल्डर रिएक्शन क्या होती है, सवाल वापस यूनिट 2 का आ गया। यहाँ सबसे ज्यादा सवाल मैंने जो आपको दिखाए हैं वो यूनिट 2 के दिखाए हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब डील-सेल्डर रिएक्शन आपने पेरीसाइक्लिक में पढ़ा होगा। डील-सेल्डर रिएक्शन में बेटा एक डाइईन होता है, एक डाइनोफाइल होता है, दोनों आपस में रिएक्शन करके हमारे पास कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या होता है मैम, जो डील-सेल्डर रिएक्शन है वो 4+2 साइक्लोएडिशन रिएक्शन होती है, जिसमें एक कॉन्जुगेटेड डाइन किसके साथ रिएक्शन करेगा मैम, डाइनोफाइल के साथ रिएक्शन करेगा और बेसिकली एक 6 मेंबर्ड की रिंग का फॉर्मेशन कर देता है। कैसे मैम, जैसे कि हमारे पास एक डाइन मान लीजिए हमने ले ली 1,3 ब्यूटा डाइईन,
हमने मान लीजिए ले ली 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब ये किसके साथ रिएक्शन करेगा मैम? इथीन के साथ रिएक्शन करेगा और क्या बना देगा मैम? साइक्लोहेक्सीन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा। तो इसको क्या बोलते हैं? दिस इज योर डील्स-एल्डर रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है बेटा ये डील्स-एल्डर। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, डिस्कस कॉन्जुगेटेड डाइन। भाई कॉन्जुगेटेड डाइन्स क्या होती है? डाइन्स का मतलब मैम एल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं। जैसे conjugated diene is an organic compound that contains 2 double bonds separated by a single bond. 2 double bonds separated by a single bond, जिसको हम क्या बोलते हैं मैम? जिसको हम conjugated diene बोलते हैं। और ये जो conjugated diene है इसमें क्या होता है मैम? इसमें पाई बॉन्ड्स का कंटिन्यूअसली डीलोकेलाइजेशन होता है, यानी दिस अलाउज पाई इलेक्ट्रॉन्स टू बी डीलोकेलाइज्ड ओवर मल्टीपल एटम्स। इनको हम क्या बोलते हैं मैम? हम इनको डाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल है 1,3-ब्यूटाडाइईन। एग्जाम्पल क्या है मैम? 1,3-ब्यूटाडाइईन। अब ये कितने टाइप की होती है मैम? 3 टाइप की होती है और ये तीनों टाइप इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, तरह इसको ध्यान से पढ़ना। मैम पहले तो होती है आइसोलेटेड डाइन। आइसोलेटेड डाइन जो किसी के साथ भी कॉन्जुगेशन में नहीं पार्टिसिपेट करती। दूसरी क्यूमुलेटेड डाइन, और जो क्यूमुलेटेड डाइन होती है यहाँ पर क्या होता है मैम? डबल बॉन्ड के जस्ट बाद डबल बॉन्ड होता है। बहुत ही बेकार क्वालिटी की, या ऐसा समझो सबसे कम स्टेबिलिटी क्यूमुलेटेड डाइन की ही होती है, यानी एल्कीन की डबल बॉन्ड के जस्ट बाद डबल बॉन्ड, यानी एडजेसेंट डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, बहुत ही कम स्टेबल है। कॉन्जुगेटेड डाइन यहां पर पाई जाता है डीलोकेलाइजेशन। कॉन्जुगेटेड डाइन में पाया जाता है डीलोकेलाइजेशन, जिस वजह से कॉन्जुगेटेड डाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस 1,2 एंड 1,4 कॉन्जुगेटेड डाइन। 1,2 एंड 1,4 काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं जो हमें रिसीव होते हैं। अगर मान लो हम 1,2 का एडिशन करा रहे हैं तो 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा, 1 और 4 पोजीशन पे एडिशन करा रहे हैं तो 1,4 प्रोडक्ट मिलेगा। जैसे डिस्कस, देखो व्हेन कॉन्जुगेटेड डाइन्स रिएक्ट विद इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रोफाइल्स यानी जिसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, द एडिशन ऑफ एटम्स कैन अकर ऑन 2 डिफरेंट पोजीशन। एडिशन कहां पे होगा मैम? 2 अलग अलग पोजीशन पे हो सकता है। अगर 1 और 2 पे हो रहा है दैट इज 1,2 एडिशन, अगर 1 और 4 पे हो रहा है दैट इज 1,4 एडिशन। ऐसा क्यों होता है मैम? दिस इज ड्यू टू द रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ द इंटरमीडिएट, राइट। तो बेसिकली कार्बोकेटाइन के स्टेबलाइजेशन पे चीजें बेस्ड करती है कि कब कहां पे ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। जैसे ट्रिक है बेटा, याद रखिएगा, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। अगर 1,2 एडिशन है तो 1,2 मतलब एकदम से 1 के बाद 2 ही आता है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी मैम? ये फास्ट रिएक्शंस होती हैं और कम टेम्परेचर पे हो जाती हैं। 1 के जस्ट बाद 2 आता है ना, तो ऐसे ट्रिक से याद रखो कि मैम 1 के जस्ट बाद 2 आता है तो ये 1,2 एडिशन फास्ट रिएक्शन होती हैं और बहुत ही बेसिकली कम टेम्परेचर पे हो जाती हैं। और जो रिएक्शन फास्ट होती हैं उनको काइनेटिक रिएक्शंस भी बोलते हैं। जबकि 1,4 एडिशन थोड़ी सी स्टेबल है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होती हैं, उतनी फास्ट नहीं होती और ये हायर टेम्परेचर की रेंज में होती है। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारे पास 1,3-ब्यूटाडाइन था, इसमें हम प्रोटॉन का एडिशन कर रहे थे यानी प्रोटोनेशन कर रहे थे, तो क्या होगा मैम? ये वाली एल्कीन ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही ये वाली एल्कीन ब्रेक हुई हमारे पास क्या हो जाएगा मैम? इधर एक हाइड्रोजन आ गया, इधर हमारे पास क्या आ गया? कार्बोकेटाइन आ गया। अब हमारा कार्बोकेटाइन यहाँ पर स्टेबल नहीं है। कार्बोकेटाइन कहाँ ज्यादा स्टेबल होगा? हम देखेंगे कार्बोकेटाइन को स्टेबल प्रोवाइड करेंगे, यानी स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की देखेंगे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद रखना सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, ऐसे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखते हैं। उसके बाद हमें रेजोनेंस कहाँ पे मिल रहा है मैम? रेजोनेंस हमें जिस भी जगह पर मिल रहा होगा वहां पे Br- का अटैक करा देंगे और एडिशन करा देंगे। जैसे मैम सबसे पहले अगर आप कार्बन 2 देखोगे, अगर आप यहाँ एडिशन कराते हो तो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा मैम? 1,2 प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप इधर अटैक कराते हो तो बेसिकली क्या मिलेगा मैम? अगर आप C4 पे अटैक कराते हो तो आपको 1,4 प्रोडक्ट मिलेगा। अगर आप C4 पे अटैक कराओगे तो मिलेगा 1,4 प्रोडक्ट, C2 पे कराओगे तो मिलेगा 1,2 प्रोडक्ट। ओके जी, नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन बेसिसिटी ऑफ एलिफैटिक अमीन्स। बेटा एलिफैटिक अमीन्स की बेसिसिटी पे अफेक्टिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया है तो क्या होगा, अगर हमने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगाया है तो क्या होगा, रेजोनेंस हो रहा है तो क्या होगा। ये बेसिक जीओसी में आता है। कहाँ आते हैं सारे टर्म्स? ये सारे टर्म्स बेटा आपके बेसिक जीओसी के अंडर आते हैं। जैसे कि बेसिसिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जैसे +I हो गया, +M हो गया, +H हो गया। स्ट्रॉन्गर द इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स मोर बेसिक द कंपाउंड विल बी। जितना स्ट्रॉन्गर हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा उतनी ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ भी होगी।
जैसे कि हमारे पास अगर हम एलिफेटिक अमीन की बात करें तो बेटा वो 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी मैम? प्राइमरी अमीन। अच्छा देखो प्राइमरी अमीन कब होगी? अगर हमारे पास अमीन यानी NH2 केवल एक कार्बन से जुड़ी है, NH2 केवल एक कार्बन से जुड़ी है तो उसको क्या बोलेंगे मैम? वो हो जाएगी प्राइमरी अमीन। समझ आया? सिमिलरली बेटा अगर हमारे पास NH दो आर ग्रुप से जुड़ी है, यानी दो दो अगर आर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा मैम? सेकेंडरी। लेकिन मैम एक बात सुनिए, यहाँ तो आपने 2 हाइड्रोजन लगाया, यहाँ तो एक ही लगाया, ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा नाइट्रोजन केवल 3 बॉन्ड बना सकता है, जस्ट 3 बॉन्ड्स। अगर दो आर आ जाएंगे तो हाइड्रोजन की तो जगह कम हो रही है ना, हाइड्रोजन की जगह पर ही तो आर आ रहा है। इसीलिए अगर देखो सबसे पहले आपके पास होता है अमोनिया। क्या होता है? अमोनिया। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाए हैं, राइट? अगर हम इसको आर ग्रुप के साथ यानी अल्काइल ग्रुप के साथ जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन कम करेंगे। देखो आर जोड़ा है, एक हाइड्रोजन कम करा, इसको बोलेंगे प्राइमरी अमीन। अगर हम इसको 2 आर ग्रुप के साथ जोड़ेंगे तो हमने 2 हाइड्रोजन कम कर दिए, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेकेंडरी अमीन। और अगर मैम आप यहाँ पर 3 आर जोड़ोगे फिर तो आपको हाइड्रोजन लगाना ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल नहीं लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा R3N। इसको क्या बोलेंगे मैम? ये हो जाएगा टर्शियरी अमीन। तो ऐसे निकालते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन। समझ आ गया? प्राइमरी अमीन का नाम हमारे पास एग्जाम्पल एक हो जाएगा मिथाइल अमीन, जैसे आर की जगह मिथाइल जोड़ दिया। 2 आर जोड़ने हैं तो डाई मिथाइल अमीन, 3 आर जोड़ने हैं तो ट्राई मिथाइल अमीन। ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट क्या करेगा मैम? इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप का होता है, प्लस आई माइनस आई। प्लस आई मतलब जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा, जो बेसिसिटी बढ़ाएगा। माइनस आई बेसिसिटी को मैम कम करने का काम करता है। याद रखिएगा बेटा, अगर कभी भी तुम्हें बेसिक स्ट्रेंथ देखनी है, कभी भी तुम्हें बेसिसिटी देखनी है तो बस ये फॉर्मूला याद कर लो, ये ट्रिक याद कर लो, तुम्हें ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर जो मैं लिखने जा रही हूँ लाइन तुमको इतना याद हो गया तो तुम इस लाइन से 2 पेज भर सकते हो। कैसे मैम? बेसिसिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्लस आई प्लस एम प्लस एच के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है माइनस आई माइनस एम माइनस एच के। यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के। बस ये याद रखना। कोई सा भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आ रहा है तो वो बेसिसिटी को इंक्रीज ही करेगा, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप आ रहा है, चाहे वो माइनस आई का हो, माइनस एम का हो, माइनस एच का हो, वो बेसिसिटी को डिक्रीज ही करेगा। अब तुम यहाँ से कितनी भी चीजें भर सकते हो, कितनी भी चीजें यहाँ पर तुम लिख सकते हो, बस तुम्हें ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इसके कितने भी एग्जाम्पल्स बना के लिख सकते हो, है ना? तो हमेशा ट्राई करा करो कॉन्सेप्ट समझने का। कॉन्सेप्ट को जितना फॉर्मूला बना के, जितना ट्रिक्स बना के, जितना फ्लो चार्ट बना के समझोगे, उतना तुम्हारे लिए चीजें समझना और ज्यादा इजी हो जाएगा। तो छोटी छोटी ट्रिक्स बना के समझो और इजी होता चला जाएगा। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं प्लस आई, वो क्या करेंगे मैम? इंक्रीज करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, जिसकी वजह से बेसिसिटी क्या हो जाएगी मैम? बेसिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, सीधी सी बात है। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या करता है? सॉल्वेशन इफेक्ट यानी हाइड्रेशन। समझो, प्रोटोनेशन के बाद जो कॉन्जुगेटेड एसिड होता है, प्रोटोनेशन यानी एक प्रोटॉन ऐड कर देना, यानी RNH2 में हमने अगर एक प्रोटॉन, हमारे पास था RNH2, अगर हमने इसमें एक प्रोटॉन को और ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा मैम? तो ये तो RNH3 पॉजिटिव ही बनेगा। तो अगर हमने इसका प्रोटोनाइजेशन कराया तो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर, वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये स्टेबलाइज हो जाएगा। प्राइमरी अमीन्स फ्रॉम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है काफी ज्यादा, इस पॉइंट पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना कि जो प्राइमरी अमीन्स होते हैं वो स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बनाते हैं और ज्यादा स्टेबिलिटी दिखाते हैं। और टर्शियरी अमीन्स क्या होते हैं? बहुत ही कम सॉल्वेटेड होते हैं, क्योंकि इसमें बल्कि आर ग्रुप कनेक्टेड है, हाइड्रोजन तो कनेक्टेड ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो है ही नहीं, तो ये लेस स्टेबल होते हैं, जबकि वो वाले हमारे मोर स्टेबलाइज्ड होंगे। उसके बाद रेजोनेंस का क्या इफेक्ट आता है मैम? जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतना ज्यादा बेसिसिटी इंक्रीज करेंगे हमारे पास। याद रखिएगा, जितना ज्यादा आपके पास रेजोनेंस आएगा उतना ज्यादा एक्सटेंट होगा डीलोकेलाइजेशन का, और उतनी ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ भी हमें मिलेगी। क्या मिलेगा मैम? उतनी ही ज्यादा हमें बेसिक स्ट्रेंथ भी मिलेगी, ये चीज याद रखिएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है मैम? इफ एन अमीन इज अटैच्ड टू अ ग्रुप दैट कैन डीलोकेलाइज द लोन पेयर, its basicity decreases। yes, हमारे पास क्या होगा मैम? जितना ज्यादा, सॉरी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस, रेजोनेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ होगा। देखो ऐसा समझो, जितना लोकेलाइज्ड लोन पेयर रहेंगे, जितना तुम्हारे पास में लोकेलाइज्ड लोन पेयर रहेंगे, लोकेलाइज्ड लोन पेयर रहने का मतलब है
लोन पेयर एक ही जगह पर रहे, कोई डिलोकेलाइजेशन ना हो। जितना ज्यादा लोकेलाइज्ड लोन पेयर रहेंगे उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी। जितना ज्यादा लोकेलाइज्ड लोन पेयर रहेंगे उतनी ज्यादा बेसिसिटी बढ़ेगी, और जितना ज्यादा डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर रहेंगे, जितना ज्यादा डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर्स होंगे, जितने डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, बेसिसिटी डिक्रीज होगी। बस ये टर्म याद रखो, इसके थ्रू आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल दे सकते हो। ये लिख के भी आना एग्जाम में अपने कि जितना ज्यादा लोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ेगी, जितना ज्यादा डीलोकेलाइज्ड लोन पेयर होगा बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही कम हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एसिडिटी ऑफ एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन देयर एसिडिटी। देखो वापस से वही उसी टाइप का क्वेश्चन है, और जब भी ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ जाए आपको याद रखना है दैट एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I -H -M एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I +H +M। यानी जब जब तुम्हारा एसिडिटी आएगी वो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है, ये चीज समझ के आइएगा। अब देखो एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, जैसे फॉर्मिक एसिड हो गया, है ना, जैसे हमारा एसिटिक एसिड हो गया, ये क्या कंटेन कर रहे हैं मैम? अगर आप फॉर्मिक एसिड की बात कर रहे हो तो ये HCOOH है। अगर आप एसिटिक एसिड की बात कर रहे हो तो ये CH3COOH है। आप ध्यान से देखिएगा बेटा, ये खाली H है, ये कोई सा भी उतना इफेक्ट नहीं डालेगा, न्यूट्रल है। लेकिन अगर आप CH3 की बात कर रहे हो तो मैम ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, और अभी अभी आपने बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होगा तो उसकी एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो हमारे पास क्या होगा मैम? देखिए, द रिलीज ऑफ अ प्रोटॉन फ्रॉम द OH पार्ट ऑफ COOH। इस COOH से, ये हमारे पास ऐसा COOH है, इससे एक प्रोटॉन चला जाएगा, तो C डबल बॉन्ड O-, हमें ये आयन का फॉर्मेशन करके देगा, जो फर्दर किसके थ्रू स्टेबलाइज होगा? जो फर्दर रेजोनेंस के थ्रू स्टेबलाइज होगा। जहां निगेटिव चार्ज का क्या आ रहा है मैम? ये निगेटिव चार्ज देखिए डीलोकेलाइज हो रहा है इन दो ऑक्सीजन के बीच में। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हम देखते हैं कि मैम कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जो एसिडिटी को इफेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, जितने इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे वो एसिडिटी को बढ़ाने का काम करेंगे। ठीक है जी, जैसे Cl हो गया, नाइट्रो हो गया, CN हो गया, एसिडिटी को बढ़ाएंगे। बट अगर आपके पास में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आ जाते हैं, यानी +I ग्रुप्स आ जाते हैं, तो क्या करेंगे मैम? ये एसिडिटी को डिक्रीज करने का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल CH3 आ गया, OH आ गया, OR आ गया। देखो यहाँ पर CH3 आया था, ये एसिडिटी को डिक्रीज करने का काम कर रहा था, तो ये क्या करेंगे? एसिडिटी को डिक्रीज करने का काम करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, जिसकी वजह से प्रोटॉन का रिलीज टफ हो जाता है, यानी एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। जबकि अगर इलेक्ट्रोनिगेटिव ग्रुप्स ऐड होंगे, यानी माइनस वाले इफेक्ट्स लग रहे होंगे, -I -M -H, एसिडिटी इंक्रीज हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में जरूर आते हैं। जैसे कि यहाँ पर ये भी एक फ्लो चार्ट भी देख लो, जैसे अगर एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है तो इनकी एसिडिटी के कौन कौन से फैक्टर होते हैं मैम? 2 फैक्टर। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या? डोनेटिंग है तो क्या? अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होंगे तो एसिडिटी बढ़ जाएगी, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे तो एसिडिटी क्या हो जाएगी मैम? एसिडिटी डिक्रीज हो जाएगी। बस ये पढ़ लेना आप। जैसे कि हमारे पास क्लोरोएसिटिक एसिड यानी क्लोरीन था, ट्राईफ्लोरो, नाइट्रो, इन सभी की वजह से क्या होगा? इन सभी की वजह से जो आपकी एसिडिटी है वो बेटा इंक्रीज करेगी। और इन दोनों में मिथॉक्सी और अमीनो है, डोनेटिंग ग्रुप्स हैं, तो इनकी वजह से एसिडिटी का क्या सीन होगा मैम? इनकी वजह से एसिडिटी हमारे पास डिक्रीज कर जाएगी। बाकी तीनों में क्या करेगी? तीनों में बाकी में एसिडिटी इंक्रीज करेगी। ओके जी, नेक्स्ट है डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल। भाई प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल का मतलब पता है क्या होता है? समझिए, अगर हमारे पास केवल एक R से OH ग्रुप कनेक्टेड है, केवल OH ग्रुप जो है बेटा अगर वो केवल एक R से कनेक्टेड है तो इसको क्या बोलेंगे मैम? प्राइमरी बोलेंगे। ठीक, अगर हमारे पास 2 R से कनेक्टेड हो गया, अगर हमारे पास जो OH ग्रुप है वो किससे कनेक्टेड है मैम? 2 R से कनेक्टेड है। अगर ये OH ग्रुप जो है वो किससे कनेक्टेड है मैम? अगर ये OH 2 R ग्रुप से कनेक्टेड है तो ये क्या हो जाएगा मैम? ये सेकेंडरी एल्कोहल हो जाएगा। और टर्शियरी क्या होता है मैम? टर्शियरी में तो R3COH आ जाएगा,
यानी कि मैम ये जो OH ग्रुप कनेक्टेड होगा वो किससे कनेक्टेड होगा मैम, ये 3 R से कनेक्टेड है, और जब ये 3 R से कनेक्टेड होगा तो ये टर्शरी। ट्रिक से याद कर लो, 1 R प्राइमरी, अगर 2 R है तो सेकेंडरी, 3 R है तो टर्शरी। बस ये ट्रिक याद कर लो और तुम्हें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है, बस ट्रिक याद कर लो। 1 R तो मैम तो प्राइमरी अल्कोहल, 2 R है तो सेकेंडरी अल्कोहल, और अगर मैम 3 R है तो टर्शियरी अल्कोहल। समझ में आई ये चीज? अब देखो हमें थोड़ा थोड़ा एग्जांपल्स भी देख लेने हैं। मैम अगर प्राइमरी अल्कोहल होगा तो देखिए केवल और केवल हमारे पास 1 R है, बाकी CH2OH लगा दिया, क्या हो गया मैम, प्राइमरी अल्कोहल हो गया, है ना जी। उसके अलावा सेकेंडरी अल्कोहल में क्या होता है मैम, सेकेंडरी अल्कोहल में 2 R ग्रुप लगाने पड़ते हैं, जैसे कि एक मैम ये लगा दिया आपने, एक मैम ये लगा दिया, 2 R ग्रुप लगाया तो कौन सा ग्रुप हो गया मैम, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। इसके बारे में काफी सारी चीजें लिखी हैं, जब आपको ये नोट्स मिलेंगे ना तो पूरी PPT को एक बार रीड आउट जरूर करना। और टर्शरी में क्या होगा मैम, टर्शरी में 3 R ग्रुप हमारे पास ऐड होंगे, जैसे एक R तो ये हो गया, दूसरा R मैम ये हो गया, तीसरा R मैम ये हो गया। जब 3 R ग्रुप अटैच है तो वो क्या हो जाएगा मैम, वो टर्शियरी अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है जी, इनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला R3CHO होता है, और ये क्या हो जाते हैं मैम, ये टर्शियरी अल्कोहल्स हो जाते हैं। बस जो ट्रिक बताई वो याद रखना। ओके, अब टेस्ट कैसा कैसा देते हैं समझिएगा। सबसे पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आता है वो एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने का ल्यूकास टेस्ट। ल्यूकास टेस्ट का रिएजेंट क्या होगा मैम, कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 होगा। अगर टर्शियरी अल्कोहल है तो बेटा ल्यूकास के साथ तुरंत रिएक्ट कर लेगा और क्लाउडी सॉल्यूशन देगा। अगर सेकेंडरी है तो उतना जल्दी नहीं, धीरे धीरे रिएक्ट करेगा और धीरे धीरे क्लाउडनेस देगा। अगर प्राइमरी है तो बेटा रिएक्शन करता ही नहीं है, ऐसा समझो, बहुत धीरे करता है और ना के बराबर हमें चेंज देगा, चेंज जो भी देगा वो विजिबल ही नहीं होंगे। उसके अलावा हमारा जो ऑक्सीडेशन टेस्ट होता है उसमें क्या करेंगे मैम, ऑक्सीडेशन टेस्ट में किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का हमें यूज करना है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे आप एसिडिफाइड KMnO4 या K2Cr2O7, KMnO4 का नाम होता है पोटेशियम परमैंगनेट, इसका नाम होता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, आप इनका यूज कर सकते हो। अगर तो टर्शियरी अल्कोहल है तो कोई हमारे पास ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक, क्योंकि कोई ऑक्सीडेशन ही नहीं होगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल है तो बेटा कीटोन मिलेगा, यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड फिर एसिड हमें मिलेगा और काफी ज्यादा अच्छे से ऑक्सीडेशन होता है प्राइमरी का। डन। उसके अलावा ये समरी है, जैसे ल्यूकास टेस्ट, प्राइमरी के साथ कोई टर्बिडिटी नहीं, टर्शियरी के साथ इमीडिएट टर्बिडिटी। ऑक्सीडेशन प्राइमरी के साथ एसिड तक जाता है, टर्शियरी के साथ कोई रिएक्शन ही नहीं दिखाता। एक विक्टर मेयर नाम का टेस्ट भी होता है, विक्टर मेयर टेस्ट प्राइमरी सॉल्यूशन को, बेसिकली प्राइमरी अल्कोहल को रेड कलर, सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में ब्लू कलर और टर्शियरी अल्कोहल के साथ में कोई कलर ही नहीं देते। तो ये एक बार आप देख लेना ध्यान से इस सीरीज को और इस टेबल को ध्यान से पढ़ लेना। नेक्स्ट, राइट अ नोट ऑन प्रिपरेशन एंड मेथड्स एंड रिएक्शन ऑफ एलिफैटिक अमाइन। देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि मैम अगर हम अल्काइल हैलाइड का अमोनोलिसिस कर दें, ये अल्काइल हैलाइड है, अमोनिया के साथ रिएक्शन कर देंगे तो क्या बन जाएगा मैम, हमें प्राइमरी अमीन बन जाएगा। देखो वापस से प्राइमरी अमीन आ गई ना, एक R से अटैच प्राइमरी अमीन। और मैम अगर हम नाइट्रो का रिडक्शन कर देते हैं, देखो कैसे मैम, ये हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है, अगर हम इसकी रिएक्शन 10HCl या फिर अगर हाइड्रोजन या निकेल से करा दें तो क्या बन जाएगा मैम, हमारे पास प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। डन। उसके बाद केमिकल रिएक्शंस क्या क्या होती है समझो। सबसे पहले अगर मिथाइल अमीन की बेटा HCl के साथ रिएक्शन कराओगे, अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। कैसा सॉल्ट मैम, CH3NH3 पॉजिटिव Cl माइनस। अगर उसके अलावा आप इसकी अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या मिलेगा मैम, अल्काइलेशन हो जाएगा। अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराई और क्या मिल गया मैम, हमें अल्काइलेटेड प्रोडक्ट जो था वो रिसीव हो गया। ये कुछ इसकी केमिकल रिएक्शंस हो गई। ओके, अब ये क्वेश्चन देखो भाई कितनी बार पूछा गया है, राइट, रिएक्शंस एंड मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल एंड पर्किन कंडेंसेशन। अभी रिसेंटली 3 साल से लगातार ये सवाल आ रहा है, फिर से आ सकता है। एल्डोल पर्किन दोनों कवर करनी है हमें। देखो एल्डोल में बेसिकली हम 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे कि एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब दोनों सबसे पहले क्या बनाते हैं मैम, सबसे पहले तो ये एल्डोल का फॉर्मेशन करते हैं, फिर बाद में इनका कंडेंसेशन होता है जिसमें वाटर को रिमूव कर दिया जाता है, मेजर प्रोडक्ट हमें रिसीव हो जाता है। मैकेनिज्म देखो, सबसे पहले इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, जैसे एसिटिल्डिहाइड था, बेसिक मीडियम में क्या मिला मैम, बेसिक मीडियम में आपको एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन हो गया।
अब मैम बेसिकली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा सेकंड कार्बोनिल पे। अब ये इनोलेट है, अब ये इनोलेट कहाँ अटैक करेगा मैम, ये कार्बोनिल पे अटैक करेगा, दैट इज CH3COOH। कहाँ अटैक करेगा मैम, इस कार्बोनिल पे। ये क्या करेगा, अटैक करेगा, जिससे हमें क्या मिल जाएगा मैम, हमें ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, एज एन एल्डोल हमें मिल जाएगा। फिर लास्ट में बेसिकली हम प्रोटोनेशन कर देंगे, प्रोटोनेशन के बाद हमें क्या मिला मैम, हमें यहाँ पर एल्डोल मिला, एल्डोल के बाद उसका क्या कर देंगे मैम, कंडेंसेशन कर देंगे। नेक्स्ट पर्किन में क्या होता है, पर्किन भी एक टाइप का कंडेंसेशन होता है। पर्किन में लेते हैं हम बेंजल्डिहाइड। क्या लेंगे पर्किन में मैम, अगर आपके पास पर्किन अगर आएगा ना तो आप बेंजल्डिहाइड लोगे, उसके साथ क्या लेंगे मैम, उसके साथ में आप एनहाइड्राइड लेंगे। तो बेंजल्डिहाइड और एनहाइड्राइड की रिएक्शन कराने के बाद हमें कुछ ऐसा एल्कीन और वो बाई प्रोडक्ट रिसीव हो जाता है। अब मैम इसकी मैकेनिज्म क्या होती है समझिएगा। मैकेनिज्म में क्या मिलेगा, सबसे पहले तो मैम इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होगा, जैसे एल्डोल में हुआ था सेम वैसे यहाँ इनोलेट बनेगा। जैसे हमारा एनहाइड्राइड है, ये इनोलेट के साथ में बेसिकली क्या रिएक्शन करके देगा मैम, ये इनोलेट का फॉर्मेशन करेगा, एसिटिक एसिड यहाँ से निकाल देगा। फिर इस इनोलेट का अटैक कहाँ पे होगा, कार्बोनिल कंपाउंड पे। इस इनोलेट का अटैक कार्बोनिल कंपाउंड पे होगा और फाइनली हमें प्रोडक्ट में रिसीव हो जाएगा। देन बाद में क्या हो जाएगा मैम, देन बाद में एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन होने के बाद हमें फाइनली क्या रिसीव हो जाएगा मैम, फाइनली हमें अपना सिनामिक एसिड रिसीव हो जाएगा। फाइनली हमें क्या रिसीव हो जाएगा मैम, जैसे ही एलिमिनेशन होगा हमें हमारा सिनामिक एसिड एज अ मेजर प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा, एंड एज अ बाई प्रोडक्ट क्या मिलेगा, एज अ बाई प्रोडक्ट हमें एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये किसके अकॉर्डिंग हुआ मैम, ये हुआ पर्किन कंडेंसेशन के अकॉर्डिंग। ओके वापस सेम क्वेश्चन है जिसमें पर्किन कंडेंसेशन पूछा है। अब पर्किन कंडेंसेशन यहाँ पर मैंने कंप्लीटली एक्सप्लेन किया हुआ है, डन। ये पर्किन कंडेंसेशन मैंने यहाँ एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। अब ये जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट होता है बेटा, ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है, ये एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। होता क्या है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक प्रकार का टेम्पररी इफेक्ट होता है इन विच अ पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली ट्रांसफर्ड from one atom to another within a molecule when electrophile approaches। समझिएगा यहां पर पाई बॉन्ड जो है ना, उसको जहां फायदा मिलता है वो वहां जाने की कोशिश करता है। जैसे एक पाई बॉन्ड है, उसने जैसे ही देखा सामने से इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, वो एक्साइटेड हो गया और वो अपनी जगह एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में बदल लेगा, यानी एक जगह से दूसरे जगह पर आ जाएगा उसको देखकर, इलेक्ट्रोफाइल को देखकर। अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं होता तो पाई बॉन्ड भी डिलोकलाइज नहीं होता, लेकिन पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हुआ उस इलेक्ट्रोफाइल की वजह से, है ना। इसी वजह से हम इसको टेम्पररी बोलते हैं, क्योंकि मान लो अगर इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा तो कोई डिलोकलाइजेशन ही नहीं होगा। दैट इज वाई इफेक्ट कैसा इफेक्ट है मैम, ये हमारा टेम्पररी इफेक्ट है। ये कब होता है मैम, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ एन अटैकिंग रिएजेंट। अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल है, अगर कोई अटैकिंग रिएजेंट है, कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, केवल तभी इंपैक्ट देखा जाता है, अदरवाइज नहीं देखा जाता। इसी वजह से इसको हम टेम्पररी इफेक्ट भी बोलते हैं। एंड वंस द रिएजेंट इज रिमूव, जैसे ही हमने इस रिएजेंट को हटा दिया, द इलेक्ट्रॉन्स रिटर्न टू देयर ओरिजिनल पोजीशन। इलेक्ट्रॉन वापस उनके ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाते हैं, कोई इफेक्ट हमें देखने को मिलता नहीं, कोई डिलोकलाइजेशन मिलता नहीं। दैट इज व्हाई व्हाट वी कैन से, ये मैम हमारा जो है ना एक टेम्पररी इफेक्ट होता है। ओके जी, नेक्स्ट explain the mechanism of electrophilic addition reaction of alkenes। एल्कीन्स जो है वो कैसे हैं मैम, इलेक्ट्रॉन रिच हैं। एल्कीन्स कैसे होते हैं मैम, जो एल्कीन है ना वो समझिए कुछ ऐसे से हैं। अब एल्कीन कौन होते हैं मैम, इलेक्ट्रॉन रिच। अब जो रिच होते हैं यानी जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो मेक श्योर करते हैं कि जिनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो उसके साथ रिएक्शन करें। तो ये किसके साथ रिएक्शन करना प्रेफर करते हैं मैम, इलेक्ट्रोफाइल के साथ। अब इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्शन करना प्रेफर करते हैं, यानी कि इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहां पे होगा, वेयर एन इलेक्ट्रोफाइल adds to the double bond of an alkene and breaking the pi bond and forming saturated products। हमें क्या रिसीव हो जाएगा मैम, हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन मिलेगी। जैसे कि स्टेप्स देखते हैं कैसी मैकेनिज्म फॉलो करता है। मान लीजिए मैम ये एल्कीन है, जैसे ही प्रोटोनेशन हुआ ये वाला पाई बॉन्ड क्या होगा मैम, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, हमें प्रोटोनेटेड प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगा। फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, मान लो HBr में से Br माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है, तो ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर जाकर के क्या करेंगे मैम, अटैक कर देंगे और ये हमारा एज अ मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये किसको फॉलो करके हुआ मैम, इसने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन करा और ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का पूरा मैकेनिज्म है।
जब भी मैकेनिज्म वाले सवाल आएंगे बेटा, थ्योरी मैकेनिज्म सब आप एग्जाम में मेंशन करके आओगे। ओके जी, नेक्स्ट है E1 एंड E2 रिएक्शन के बारे में सारी चीजें एक्सप्लेन करना। तो बिल्कुल SN1 SN2 की तरह, ये थोड़ा सा डिफरेंस है। E1 भी आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है। E1 में भी 2 ट्रांजिशन स्टेट होती हैं, एक इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और जो इंटरमीडिएट होता है वो कौन सा होता है मैम, कार्बोकैटायन। जबकि E2 में सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल ट्रांजिशन स्टेट बनती है, किसी इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं, कोई इंटरमीडिएट फॉर्मेशन नहीं होता। रेट केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल पर ही डिपेंड करती है, दैट इज वाई ये कौन सी ऑर्डर को फॉलो करती है, ये फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। जबकि इधर रेट इलेक्ट्रोफाइल पर भी डिपेंड करती है एज वेल एज बेस पर भी डिपेंड करती है, दैट इज व्हाई ये क्या होती है मैम, ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करती है। किसको फॉलो करेगी मैम, ये सेकंड ऑर्डर को फॉलो करने वाली है। बेटर द लीविंग ग्रुप फास्टर विल बी द रिएक्शन, जितना बेटर लीविंग ग्रुप होगा उतनी फास्ट रिएक्शन होगी। ये तो दोनों में सेम है, जितना बेटर लीविंग ग्रुप उतनी फास्ट रिएक्शन। वीक बेसिस आर यूज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, E1 में हम वीक बेसिस का यूज करते हैं, जबकि E2 में स्ट्रॉन्ग बेसिस का यूज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टीरियो केमिस्ट्री का क्या रहेगा मैम, जो हमारा E1 होता है वो स्टीरियो सिलेक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ रेसिमिक मिक्सचर का ऑब्टेन होता है। जबकि E2 जो है वो कैसा रहेगा मैम, E2 स्टीरियो स्पेसिफिक रहेगा। कैसा रहेगा, दिस विल रिमेन स्टीरियो स्पेसिफिक। मैकेनिज्म देखिए बच्चा, जैसे हमारे पास बेसिकली स्टेप 1 में क्या होगा, हमारे पास कोई कंपाउंड दिया है। अब इसमें सबसे पहले क्या होगा मैम, सबसे पहले लीविंग ग्रुप यहां से लीव करेगा। जैसे ही लीविंग ग्रुप लीव करा, इंटरमीडिएट बन गया, और क्या है ये इंटरमीडिएट, कार्बोकेटाइन। फिर सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकेटाइन पे कौन आकर अटैक करेगा मैम, Br माइनस यहाँ पर आकर अटैक करेगा। जैसे यहाँ पे Br माइनस आकर अटैक करेगा, हमें क्या रिसीव हो जाएगा मैम, बेसिकली हमें Br माइनस बेसिकली क्या करेगा मैम, यहाँ एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Br माइनस नहीं, सॉरी बेटा, ये होगा बेस, ये हमारे पास होगा बेस। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। बेस क्या करेगा, प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा। अब जैसे ही प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, हमारे पास क्या रिसीव हो जाएगा मैम, ये वाला प्रोटॉन इसने अब्स्ट्रैक्ट किया। जैसे ही प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट हुआ, हमें किसका फॉर्मेशन मिल गया, हमें मैम एल्कीन का फॉर्मेशन। कौन से स्टेप के थ्रू हुआ ये मैम, ये E1 मैकेनिज्म है जो कि 2 स्टेप सिंथेसिस में हुआ है। अगर आप E2 में देखोगे तो कैसा होगा मैम, जो E2 है वो सिंगल स्टेप रिएक्शन है, एक ही स्टेप में पूरा प्रोसीड होता है। ये मैम सिंगल स्टेप रिएक्शन है, OH माइनस हुआ, एक ही स्टेप में ये जाएगा, एक ही स्टेप में इसका प्रोटॉन निकलेगा, और हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन हमें मिल जाएगी। डन, ये हमारे बाई प्रोडक्ट्स के रूप में निकल जाएंगे। तो ये क्या हुआ मैम, ये E2 की मैकेनिज्म है। ओके, नेक्स्ट है डिस्कस सेटजेफ रूल ऑफ ओरिएंटेशन। ये भी यूनिट 2 का ही है, E1 E2 भी यूनिट 2 का था। सेटजेफ रूल में क्या होता है मैम, सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग हम हमेशा उस प्रोटॉन को एलिमिनेट करते हैं जो मोर हिंडर्ड साइड पे होता है। जो भी प्रोटॉन मोर हिंडर्ड साइड पे होगा ना मैम, उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। फिर जो एल्कीन बनेगी वो हमारी मेजर एल्कीन बनेगी, और इस मेजर प्रोडक्ट को बोला जाता है सेटजेफ प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं इसको मैम, दिस मेजर प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज द सेटजेफ प्रोडक्ट। वापस से समझ लो, इन एन एलिमिनेशन रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट इज द मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। उस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन को बनाते कैसे हैं, मोर हिंडर्ड साइड का प्रोटॉन निकाल के। जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है मैम, हमें सेटजेफ प्रोडक्ट मिलता है। यानी अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल, हाइड्रोजन इज रिमूव्ड फ्रॉम द बीटा कार्बन दैट हैज फ्यूअर हाइड्रोजन्स। डन, तो हमें क्या मिलेगा मैम, हमें सेटजेफ रूल बेसिकली फॉलो कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी 2024 में पूछा हुआ, डिस्कस इन डिटेल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन कार्बोनिल कंपाउंड। अब ये होते हैं आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड, जो कि किस तरीके के पाए जाते हैं मैम, जो कि ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होंगे। अब इन पे कौन अटैक करेगा मैम, न्यूक्लियोफाइल जो है वो इन पे कुछ इस तरीके से अटैक दिखाता है ना। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी न्यूक्लियोफाइल ऐड करने आ रहा है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ अ कार्बोनिल ग्रुप, और हमें बेसिकली क्या मिल जाता है मैम, हमें एक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाता है। एंड द कार्बोनिल ग्रुप कैसा है मैम, जो कार्बोनिल ग्रुप है वो पोलर है। क्यों भाई, क्योंकि मैम O पे होता है नेगेटिव चार्ज, कार्बन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहाँ पर क्या होता है मैम, ये इलेक्ट्रॉन खींचता है, इसके पास आएगा पार्शियल नेगेटिव। कार्बन के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कार्बन के पास आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव। फिर उसके बाद मैकेनिज्म देखिए कैसी होती है मैम, ये देखिए RC डबल बॉन्ड हो। अब जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आएगा वो कहाँ आएगा मैम, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से R पे C पे पॉजिटिव, O पे माइनस,
देखो होगा कैसे, R एज इट इज रहेगा बेटा, C पे पॉजिटिव होगा, O पे माइनस, और C के साथ ही हमारे पास न्यूक्लियोफाइल कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोटोनेशन होता है यहाँ पर, जैसे ही प्रोटोनेशन होगा O माइनस पे क्या आ जाएगा मैम, O माइनस था, यहाँ पर OH आ जाएगा, और बेसिकली न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया है, तो यहाँ से प्रोटॉन भी क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन भी आपका लीव हो जाएगा। तो ये हमें क्या मिलता है मैम, ये हमें मेजर प्रोडक्ट मिलेगा। SN1 SN2 ये तो बेटा हम अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे, रिपीटेड है ये क्वेश्चन, अभी थोड़ी देर पहले हमने बहुत डिटेल में इसका डिस्कशन किया था। ठीक है जी, ये चाहे तो शॉर्ट, ये देखो ये क्वेश्चन आपका शॉर्ट में भी गिवन हो सकता है, लॉन्ग में भी गिवन हो सकता है, चाहे तो E1 E2 हो, SN1 SN2 हो, बहुत बढ़िया से पढ़ के जाना, क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस बहुत हैं। सारी मैकेनिज्म हम देख चुके थे, हम गो थ्रू कर चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटिक एसिड। देखो बेटा अगर सवाल पूछ रहा है वो एसिटिक एसिड का, तो एसिटिक एसिड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल सा होता है मैम, CH3COOH। ये क्या हो जाएगा मैम, ये देखिए CH3COOH, ये क्या होता है मैम, ये एसिटिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड क्या होगा बेटा, ये हमारे पास जो होता है वो लैक्टिक एसिड होता है, जिसमें ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, लास्ट में यहाँ पर भी क्या है मैम, लास्ट में यहाँ पे भी COOH ग्रुप है, बस एक OH ग्रुप यहाँ पर एक्स्ट्रा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं मैम, इसको बोल देते हैं लैक्टिक एसिड। उसके बाद में सक्सीनिक एसिड कैसा होता है मैम, ये हमारे पास सक्सीनिक एसिड है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी एक डबल कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ पर भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, दो कार्बोक्सिलिक एसिड रिसीव होते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे मैम, इसको बोल देंगे हम सक्सीनिक एसिड। इनके स्ट्रक्चर्स बेटा याद रखिएगा, गो थ्रू कर लेना एक बार स्ट्रक्चर्स। जनरल क्वांटिटेटिव टेस्ट से हमेशा एक ना एक सवाल आता ही आता है, तो क्वांटिटेटिव टेस्ट पूछा गया है फॉर एल्डिहाइड विद केमिकल रिएक्शन, तो सबसे पहला टेस्ट इसका टॉलेंस टेस्ट हो जाएगा, जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें रिएजेंट क्या लेते हैं मैम, टॉलेंस रिएजेंट लेते हैं, यानी कि अपना वही अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन नहीं है। रिएक्शन कैसी होती है, एल्डिहाइड के साथ जैसे ही हमारे पास टॉलेंस रिएजेंट रिएक्ट करता है, हमें कार्बोक्सिलेट आयन मिलता है, सिल्वर सॉल्ट निकल जाता है, और इस सिल्वर सॉल्ट की पहचान ही होती है कि हमारे पास क्या रिएक्शन प्रोसीड हो रही है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड होती है। उसके अलावा एक और टेस्ट होता है बेटा फेलिंग टेस्ट, जहां पर एज अ रिएजेंट फेलिंग सॉल्यूशन को लिया जाता है। अब देखो एल्डिहाइड है, फेलिंग सॉल्यूशन में कॉपर प्लस होता है, तो कॉपर प्लस टू बेसिक मीडियम में लिया, हमें यहाँ पर भी कार्बोक्सिलेट आयन मिला, और यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड निकला। उधर क्या निकला था मैम, उधर सिल्वर का सॉल्ट निकल रहा था, सिल्वर निकल रहा था, इधर क्या निकल रहा है मैम, इधर क्यूप्रस ऑक्साइड निकलता है, तो ये किसके अकॉर्डिंग हुआ, फेलिंग टेस्ट के अकॉर्डिंग। ओके वापस से अब एल्डिहाइड और कीटोन के लिए पूछा, अभी हमने एल्डिहाइड के लिए पीछे पढ़ के आए हैं क्या मैम, टॉलेंस और फेलिंग, एक और दो तीन पढ़ लो आपके इंपॉर्टेंट है, 2,4-DNP टेस्ट और आयोडोफॉर्म टेस्ट भी। ये एल्डिहाइड में रिजल्ट क्या देंगे मैम, टॉलेन हो गया तो सिल्वर मिरर टेस्ट देगा, सिल्वर हमें मिल रहा था, फेलिंग हो गया तो रेड प्रेसिपिटेट में क्यूप्रस ऑक्साइड मिलेगा, 2,4-DNP है तो मैम यहाँ भी प्रेसिपिटेट मिलेगा, और आयोडोफॉर्म है तो ये कब देगा मैम, केवल एसिटल्डिहाइड देता है। ये याद रखिए, आयोडोफॉर्म टेस्ट केवल एसिटल्डिहाइड देगा और कोई नहीं। दूसरी मिथाइल कीटोन यहाँ पर पॉजिटिव मिलेंगे। कीटोन्स का क्या रिजल्ट होगा, टॉलेंस के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे कीटोन, फेलिंग के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, 2,4-DNP के साथ यहाँ भी प्रेसिपिटेट मिलेगा, और आयोडोफॉर्म के साथ में बेसिकली ये निगेटिव आएंगे। क्या आएंगे मैम, निगेटिव आएंगे। देखो यहाँ पर याद रखिएगा, टॉलेन टेस्ट में एल्डिहाइड में क्या होगा, सिल्वर मिरर मिलेगा, जबकि कीटोन में कोई रिजल्ट नहीं मिलता। डन। नेक्स्ट क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल एंड क्लोरोब्यूटेनॉल, इनका टेस्ट क्या है समझिए। एल्कोहल के बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जैसे ल्यूकास टेस्ट, ल्यूकास टेस्ट की डिटेल मैं अभी करवा चुकी हूँ जब हमने सारे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल देखे थे, राइट, पीछे पूरा सब कुछ मिल जाएगा, कंप्लीट डिस्कशन हम ल्यूकास पे कर चुके हैं। उसके अलावा क्रोमिक एसिड टेस्ट, जिसको जोन्स ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ये हमारा एक ऑक्सीडेशन टेस्ट है, हम पीछे इसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके अलावा एक आ जाता है हमारे पास में आयोडोफॉर्म टेस्ट, तो ये तीनों टेस्ट किसके हैं मैम, एल्कोहल्स के हो गए। सिमिलरली अगर इथाइल एल्कोहल यानी इथेनॉल के इंडिविजुअली पूछे जाएंगे तो उसके भी सेम होते हैं, क्योंकि ये भी तो क्या है मैम, ये भी तो एक प्रकार का एल्कोहल ही, हमें एग्जामिनर फंसाना चाह रहा है लेकिन हम फंसेंगे थोड़ी ना, ये भी तो एल्कोहल है, सेम हमारे पास इसके भी टेस्ट हो जाएंगे। फिर आ जाता है मैम क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर क्लोरोब्यूटेनॉल, इसके थोड़े से डिफरेंस होते हैं, डिफरेंट आता है यहाँ पर क्योंकि ये क्लोरोब्यूटेनॉल है। इसका सबसे पहले तो एक बाइलस्टाइन टेस्ट होता है, इस बाइलस्टाइन टेस्ट को बेटा हैलोजन टेस्ट भी बोलते हैं। हैलोजन टेस्ट हमने स्पेशली क्यों लिया, क्योंकि ये क्लोरो यानी यहाँ पे ये हैलोजन का यूज किया गया है।
क्योंकि हैलोजन यूज्ड है इसीलिए हमने हैलोजन के टेस्ट करने के लिए बायल्स्टाइन टेस्ट का यूज किया। उसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोलिसिस टेस्ट, सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोलिसिस टेस्ट। ओके तो बेटा ये थे हमारे 25 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन जो हर साल पीओसी से आते ही आते हैं। आप पूरी प्रिपरेशन करके जाइएगा, लेकिन इन क्वेश्चन को किसी भी हाल में छोड़ के मत जाना, इनके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं बेटा। डन, तो ये सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा। इनके पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से ज्वाइन करिए और इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हम जितनी मेहनत कर रहे हैं हमारी मेहनत तभी रंग लाएगी अगर आप इसको शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, आपको इससे फायदा होगा। एंड आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी, आई विल बी वेरी हैप्पी एंड आई विल बी वेरी मोटिवेटेड अगर आप कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि आपका फीडबैक कैसा रहा। थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो। जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।